अयोध्या के चारों राजकुमारों का जीवन पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग और सुरक्षित माहौल में शुरू हुआ। वे शाही संगीतकारों की आवाज के साथ जागते थे, अकल्पनीय वैभव वाले महलों में घूमते थे और अपनी ममतामयी माताओं की निरंतर देखरेख में रहते थे। उनकी सबसे बड़ी दैनिक चिंता महल के बगीचों में होने वाला एक प्रतिस्पर्धी खेल था। राम और उनके भाई पेड़ों की ओर दौड़ते और अपने धनुषों से बेहतरीन आमों को गिराने की होड़ लगाते थे, इससे पहले कि कोई दूसरा भाई उन पर दावा कर सके। ये सुख सुविधा उनके उपनयन संस्कार के साथ अचानक समाप्त हो गई। ये उनके पद का उत्सव नहीं, बल्कि उनके प्रस्थान का प्रतीक था। उन्हें महल छोड़कर ऋषि वशिष्ठ के आश्रम की तपस्या पूर्ण जीवन शैली में जाने का आदेश दिया गया। ये एक चौंकाने वाला विरोधाभास था। दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्य के भविष्य के वारिसों को जंगल में भिक्षुओं की तरह रहने के लिए भेज दिया गया। ऋषि वशिष्ठ की प्रणाली नेतृत्व की एक विशिष्ट आवश्यकता पर आधारित थी। उनका मानना था कि एक राजकुमार तभी निष्पक्ष रूप से शासन कर सकता है जब वो पहले अपनी शाही पहचान के अहंकार को खो दे। आश्रम में प्रवेश करते ही राजकुमारों ने पाया कि उनके पद और उपाधियों का यहाँ कोई मोल नहीं है। अयोध्या का सोना और प्रभाव इन दीवारों के भीतर अस्तित्व में नहीं था। उनका परिवर्तन शारीरिक था। उनके सिर मुंडवा दिए गए, उन्होंने ब्रह्मचर्य के कड़े व्रतों का पालन किया और अपने शाही रेशमी कपड़ों के बदले एक तपस्वी के साधारण और खुरदुरे वस्त्र धारण किए। ये वातावरण अहंकार को पिघलाने वाली एक भट्टी की तरह काम करता था, जिसे व्यवस्थित रूप से लड़कों के भीतर के अधिकार बोध एंटीटलमेंट को खत्म करने के लिए बनाया गया था। हर सुबह राजकुमारों को भिक्षा का कार्य करना पड़ता था। वे समाज में कटोरा लेकर जाते और अपने दैनिक भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। वशिष्ठ ने इस काम पर एक कड़ी शर्त रखी थी। उन्हें अपने परिवार या महल से भिक्षा मांगने की सख्त मनाही थी। आश्रम में ये राजकुमार हर सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ रहते थे। वशिष्ठ समझते थे कि यदि शाही बच्चे अपने परिवार की संपत्ति का लाभ उठा सकते, जबकि उनके साथी संघर्ष कर रहे होते, तो कक्षा तुरंत ऊंच नीच के भेदभाव में बढ़ जाती। राजकुमारों को अजनबियों की दानशीलता पर निर्भर बनाकर आश्रम ने पूर्ण समानता की भावना को मजबूत किया। इसने यह स्थापित किया कि एक बच्चे की शिक्षा पूरे समाज का ऋण है, न कि अमीरों के लिए एक निजी विलासिता। आश्रम में शारीरिक जीवन बहुत कठिन था। वे नंगे फर्श पर सोते थे, बिना जूतों के चलते थे और मॉनसून या भीषण गर्मी में भी उनके पास छाते नहीं होते थे। उनका पूरा दिन शारीरिक श्रम से भरा रहता था। वे घंटों आश्रम की सफाई करने, पशुओं की देखभाल करने और घायल जंगली जानवरों को चिकित्सा सहायता देने में बिताते थे। वशिष्ठ इन कठिनाइयों को एक प्रकार के टीकाकरण के रूप में देखते थे। लड़कों को निरंतर और नियंत्रित तनाव में रखकर उन्होंने उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से लचीला बनाया। इस प्रशिक्षण ने उन्हें सत्ता की अस्थिरता के लिए तैयार किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि वे वनवास के उन कई वर्षों को झेल सके जो अंततः उनके जीवन को परिभाषित करने वाले थे। बौद्धिक मांगे भी उतनी ही भारी थी। राजकुमार अपने गुरु से पहले जागने और उनके सोने के बाद तक जागते रहने के अनुशासन का पालन करते थे। उन्हें ज्ञान की एक विशाल भंडार में महारत हासिल करनी थी, जिसमें उपनिषदों के जटिल श्लोकों से लेकर उन्नत राजनीति विज्ञान और गणित तक शामिल था। उनके अध्ययन में शुरुआती वैज्ञानिक अवलोकन भी शामिल थे कि मानव शरीर अपने पर्यावरण के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने सीखा कि स्वास्थ्य पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है। इसलिए वे अपने शरीर के आंतरिक ध्रुवों को ग्रह की चुंबकीय रेखाओं के साथ तालमेल में रखने के लिए विशिष्ट दिशाओं में सोते थे। इन अध्ययनों के माध्यम से लड़कों ने अपनी शारीरिक दिनचर्या को प्राकृतिक लय और दुनिया की अनदेखी शक्तियों के साथ जोड़ना सीखा। जैसे ही शैक्षणिक कार्य समाप्त होता, रात की शांत शारीरिक वास्तविकता सामने आती। छोटे बालक अपने कार्यों के बोझ को महसूस करते। पथरीली जमीन पर चलने से उनके पैरों में दर्द होता और कठोर जमीन पर सोने से उनका शरीर दुखता था। माताओं के स्नेह और महल की गर्माहट से दूर उन्हें घर की याद का गहरा दर्द महसूस होता, जिससे अक्सर उनका सोना असंभव हो जाता था। ऐसे क्षणों में राम रक्षक की भूमिका निभाते थे।